Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 12th February 2021. Let's start the session. Our first news is कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट एंड पैंग। तो ये मैं आपको कल भी बताया था कि अब चाइना के जो टैंक्स हैं वापस होने लगे, तो दोनों इंडिया चाइना जो है डिसएंगेज कर रहा है। कहाँ से? पेंगोंग लेक। प्लीज रिमेंबर कहाँ से? पेंगोंग सो, इसे बोलते हैं पेंगोंग सो लेक। ये कहाँ पर है? इसकी लोकेशन प्लीज याद रखिएगा, ऑलरेडी सिविल सर्विस में पूछी जा चुकी है। तो ईस्टर्न लद्दाख में, केवल लद्दाख मत याद रखिएगा, ईस्टर्न लिखिएगा, याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछा है इस बार। ऑलरेडी यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है, इसलिए मैं आपको इतना खास जोर दे के बता रहा हूँ। तो ईस्टर्न लद्दाख में ये रीजन था पेंगसोंग सो। यहाँ पर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन थे, तो फिंगर्स लाइक क्या होता है? जैसे उंगलियों की साइड, जैसे उंगली होती है वैसे प्रोजेक्शंस थे। यहाँ पे कहीं था ये पेंगसोंग लेक। तो आपको ये और चीजें भी याद रखनी है। अक्साई चीन कहाँ पर है? लोकेशन थोड़ा देख लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? ये इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट इन तीन तरफ से। मैं आपको कल भी समझाया था, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर में इतनी नहीं है दिक्कतें, मेनली वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में दिक्कत है, और यहाँ पे सिक्किम वाले रीजन में थोड़ी दिक्कत है। मैकमोहन लाइन आपको याद रखनी है, किस किस के बीच में है? तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। मैं आपको कल भी समझा चुका हूं मैकमोहन लाइन। इधर हमारी एलओसी है और इधर हमारी एलएसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल, और इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। याद रखिएगा, एलओसी जो है वो हमारी पाकिस्तान के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी जो है वो हमारी चाइना के साथ है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एलओसी अलग है, एलएसी अलग है। ये मैकमोहन लाइन हो गई। तो मैंने आपको यहाँ सब बता दिया जो भी पूछा जा चुका था। कल मेरे को बहुत बच्चे बोल रहे थे सर पासिस के बारे में बताइए, तो यहाँ मैंने सारे पासिस लिख दिए हैं सब। आप वीडियो को पॉज करिए और ये सारे आप या तो एक नॉर्मल मैप लीजिए और उसमें सब नोट कर लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ सर्कल कर देता हूँ, उन्हें तो भूलना ही नहीं है। जब से इधर वाला जो मैप है ये सिक्किम से और अरुणाचल वाला है, तो ये जो है इसीलिए मैंने बड़ा करके दिखा दिया। तो ये तो नाथुला, ये सिक्किम में। ऐसे ही सिक्किम में इधर लिखा नहीं है, नाकुला भी है। नाकुला भी सिक्किम में, नाथुला भी सिक्किम में, और जलेपला, ये तीन सिक्किम में। ये आपको कल भी बताया था, बमला और बॉमडीला ये अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सी याद रखनी है? देहंग पास याद रखना है, धीपर पास याद रखना है, और चौखन पास याद रखना है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं केवल ये याद रखने, जो पूछे जाते हैं मेनली मैं बस वही बता रहा हूं आपको। ये इस साइड का हो गया। इस साइड कौन सा याद रखना है? तो सबसे पहले तो अघिल, अघिल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अघिल। फिर इधर आता है, अघिल के पास ही आता है बुड़जिल। यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको हम बोलते हैं बुड़जिल। प्लीज रिमेंबर बुड़जिल। अघिल के बाद आता है बुड़जिल, ये जोजिला याद रखना है। जोजिला के बाद ये बनिहाल। इधर लिखा नहीं है, इधर पीर पांजाल और है, प्लीज लिख लीजिए आप, पीर पांजाल। यहाँ पर ये पीर पांजाल। फिर रोहतांग पास, ये तो आपने सुना होगा। ये और याद रखिएगा किस स्टेट में, जैसे ये तो इन्होंने पूरा दिखा दिया, इधर याद रखना है। अब हमारा नया मैप बन गया है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन होगा, ये हमारे लद्दाख वाले रीजन हो गए। और ये तो आपको पता है ये हमारा उत्तराखंड है, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सब, ओ सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। गलती तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं सेपरेटली लेके आया हूँ। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो पास है ये किस स्टेट में। तो आपको एक रोहतांग पास याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस साइड ये खारदुंग, खारदुंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर चांगला पास, चांगला पास बहुत इंपॉर्टेंट है। बारालच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिपकीला, म्यूलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माना नीति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीपू लेक, लीपू लेक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हमारा नेपाल के साथ डिस्प्यूट रहता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इधर ही काला पानी भी अपना आता है, आपको पता है काला पानी और काला पानी जो है उस पर इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है। तो जो मैंने हाईलाइट करे हैं उनको मत भूलिएगा। और स्पेशल ये दो महाराष्ट्र के और दो केरला के। टीबीपीएस, जैसे हमारा आईबीपीएस का एग्जाम होता है ना, तो बस याद रखिएगा इसमें हमें टी करना है। टीबीपीएस ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा पास, ये चार और हैं, ये अलग से पूछे जाते हैं, याद रखना ये चारों। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक तो ये है टीबीपीएस। जैसे आईबीपीएस का एग्जाम होता है ना, ऐसी टीबीपीएस इसकी शॉर्ट ट्रिक है, याद हो जाएगा। ऐसे याद करना है, थाल, भोर, पाल और सेन शॉर्ट में, तो ये हमारा याद हो जाएगा। ऊपर वाले जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, भले सीडीएस आप देते हो, भले एफकेट देते हो, और भले ही आप असिस्टेंट कमांडेंट देते हो, इन तीनों में पूछा जाता है। इसलिए मैंने खास स्पेशलिस्ट पे टाइम देके आपको समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं। और अब देखिए, अब मैंने पासेस के बारे में आपको पूछी तो आपने बोला कि पढ़ा दीजिए, तो सर मैंने पढ़ा दिया। अगर और कोई भी टॉपिक है, किसी भी बच्चे को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है और टफ है टॉपिक, कि सर आप समझा दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मैं रोज एक एक टॉपिक भी कंप्लीट कर दूंगा तो भी आपके 60-70 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चा मेरे से कुछ समझना चाहता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
लिखेगा तो मैं उसमें से देख लूंगा, जो बच्चे ज्यादा टॉपिक बोलेंगे उसी को मैं कवर कर दूंगा अगले न्यूज वाले, तो न्यूज भी आपकी कवर हो जाएगी और थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट। हाँ, रेस्क्यू एफर्ट रेज्यूम इन तपोवन डैम टनल। तो अभी रेस्क्यू एफर्ट दोबारा से चल रहा है, कहां पे, तो याद रखना है तपोवन डैम। ये कौन बना रहा था, प्लीज रिमेंबर एनटीपीसी, एक चीज तो याद रखना है। और धौली गंगा रिवर है, ये आपको याद रखना है। ये मैं कितनी बार आपको समझा दिया हूं, इसीलिए मैंने लिख दिया है, फिर से मैं बता देता हूं कौन सी रिवर कहां से निकलती है। तो यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा। तो ये याद रखना है। और इधर कौन सा वो कौन सा ग्लेशियर, तो सतोपनाथ ग्लेशियर, प्लीज रिमेंबर। ये जो अलकनंदा निकलती है किससे निकलती है, सतोपनाथ ग्लेशियर। हाँ, फिर ये जो अभी ये जो लैंडस्लाइड आया है उत्तराखंड में, कहाँ है, इस रिवर के ऊपर आया, धौली गंगा रिवर है, इसके ऊपर ही आया है जो लैंडस्लाइड आया है। जब ये अलकनंदा से मिलती है तो कौन से प्रयाग बनाती है, विष्णु प्रयाग बनाती है। जब नंदाकिनी रिवर मिलती है तो नंद प्रयाग बनाती है। पिंडार गंगा मिलती है तो कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग। सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है कौन सा प्रयाग बनाती है, तो देव प्रयाग बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भागीरथी है वो किस पर्वत से निकलती है, तो कभी कभी ये भी सवाल होता है, तो गौमुख पर्वत से निकलती है, गौमुख पर्वत से। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया पंचप्रयाग, आपको ये याद होना चाहिए बाय हार्ट, बाय हार्ट। इससे और कोई सवाल नहीं बनेगा, यही सवाल बनेंगे, मैं बता रहा हूँ बच्चे। मैंने बहुत चैनल देखे और ये पढ़ा रहे हैं कि भाई इसमें इतने लोग मर गए, यहाँ का टनल था, ये जगह थी, ये था। लेकिन एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो पूछा जाएगा मैं वो बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, फॉलो द लॉ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टूल। तो अभी क्या हुआ कि ओटीटी प्लेयर इन्होंने क्या करा, इन्होंने अडॉप्ट कर ली सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट, कि हम अपने आप से सही चीज अपलोड करेंगे। ओटीटी में आपको बता चुका हूँ, ओटीटी क्या होता है, जैसे ये नेटफ्लिक्स हो गया या हॉटस्टार हो गया या जितने भी ऑल्ट बालाजी हो गया, सबसे ज्यादा तो यही न्यूज में रहता है। तो इसीलिए इन्हीं को बोलते हैं ओटीटी, ओटीटी। तो इन्होंने ये बोला कि हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि ट्राई ने बोला था कि हम आपके लिए एक नई क्या कहते हैं कोड लेके आ रहे हैं जिससे हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो कोड तो शायद आ ही जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री निकाल ही देगी, लेकिन उससे पहले इन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट को यूज कर लिया कि हम अपने आप को रेगुलेट कर लेंगे। एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी बात ये है, फॉलो द लॉ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टोल्ड। तो अभी जो क्या कहते हैं मीटी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, तो इसने अभी क्या इन्होंने क्या बोला, क्योंकि आपको पता है ट्विटर के ऊपर इन्होंने बहुत सारे चीजें कर रहे हैं, तो इन्होंने ट्विटर को ये बोला कि हम आर्टिकल 19 में आपको अधिकार हमने दिया है, किसका, राइट टू, आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 19(2) क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार हमने दिया है। वो ट्विटर को ये बोल रहे हैं कि हमने आपको पूरा बोलने का अधिकार है, आपको इंडिया का संविधान देता है, लेकिन उस आर्टिकल के तहत कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि हमने फुल आपको अधिकार दे दिया, आप किसी कुछ भी करो, आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के थ्रू काम होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिख रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाज देयर बट आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, याद रखिएगा एक सवाल ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट राइट्स, तो नहीं, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, इन पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन से हैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। कभी कभी इनको रिस्ट्रिक्शंस कोई ऑप्शन में लिख देता है और वो पूछता है कौन सा है और कौन सा नहीं है। जो ये ट्विटर को बोल रहे हैं, ये कौन सा बोल रहे हैं, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट है। आप क्योंकि इंडिया की संप्रभुता और एकता को तोड़ना चाहते हैं, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। तो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19, तो एक तो डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इसको थ्रेट होगा तो वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। फंडामेंटल राइट आपके पास तभी तक है जब तक आप इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो ये जरूरी भी है, तो आप कुछ भी नहीं छाप सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, लेकिन आप देश की एकता और अखंडता को खत्म नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने आपको आर्टिकल 19 आज समझा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। न्यूज आप ये देखा करिए, न्यूज से एग्जाम के में क्या पूछा जा सकता है, इस न्यूज से कुछ और नहीं पूछेगा। जो पूछेगा वो आर्टिकल 19(2) के बारे में पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो मैंने आपको बता दिया, हमें नहीं जानना कौन मंत्री है, क्या कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री है, अपने को जो एग्जाम पर्पज से चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं, आ रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड। ये एक ऐसे का टॉपिक आप लिख सकते हैं कि मैंने सोचा कि थोड़ा बता दूं कि अभी जो लैंडस्लाइड आई है
तो ऐसी भविष्य में ना आए तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे मेन प्रॉब्लम है कि उत्तराखंड में हमेशा क्यों होता है। आपको पता है अभी 2-3 साल पहले भी वहां पे बाढ़ आई थी। तो ऐसा ये बोल रहे हैं कि एक तो उत्तराखंड जो है, आपको पता है उत्तराखंड जो है ऊपर हमारे हिमालयाज के पर्वत हैं। तो हिमालय कैसे पर्वत हैं, सबसे पहले याद रखना है हिमालयाज माउंटेन्स आर यंग माउंटेन्स। एक सवाल तो यही बनता है कि कौन सी माउंटेन यंग है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की मतलब पेनिनसुलर वाले पर्वत यंग है या हिमालय वाले यंग है। तो हिमालय वाले जो हैं वो यंग माउंटेन्स हैं और अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल माउंटेन्स है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड वाले रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। अब रेनफॉल होगी तो उससे क्या होगा, रेनफॉल की वजह से इरोजन हो जाएगा। इरोजन होता है, इरोजन की वजह से क्या होता है, जो नीचे वाटर गया है वो प्रेशर भी जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो मेनली ये पूरा प्रोसीजर है जिससे क्या क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े कि उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों आता है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। फिर एक रिपोर्ट आई थी हिंदू खुश माउंटेन की, आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। हिंदू खुश जो माउंटेन है उसकी असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, असेसमेंट रिपोर्ट 2019 में आई थी। उसमें यह बोला गया था 2100 तक हमारे सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, अगर जिस हिसाब से हम अभी काम कर रहे हैं। तो ये आपका कुछ डेटा हो गया, और मैं ज्यादा नहीं जब बताऊंगा, इसमें बहुत डिटेल में लिख रहा है। आपके ये सिविल सर्विस वाले बच्चों के लिए अच्छा एडिटोरियल है, लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो आप कुछ कुछ लिख सकते हैं इसमें। लॉन्ग टर्म क्राइसिस को रोकने के लिए सबसे पहले अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, रेजिलियंस प्लानिंग होनी चाहिए। किसकी, कि फ्लड को प्रिवेंट कर सकें और रैपिड रिस्पॉन्स कर सकें। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनाने चाहिए, रोड टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, ब्रिजेस का प्रॉपर हमें स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए, टनल्स की हमें स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए, दूसरी चीज हो गई। तीसरा, हमें एम्बार्कमेंट्स बनाने चाहिए, मतलब हमें प्रॉपर नालियां मेंटेन करनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी कभी स्थिति हो तो अच्छे से हम सब कुछ असेस कर सकें। चौथा, हमें डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर एंड जितने भी हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सही है कि नहीं, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनानी चाहिए और ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। तो कुछ कुछ है जो आप किसी भी आंसर में यूज कर सकते हो। इसमें जो इन्होंने इमीडिएट स्टेप्स बताए हैं, कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी कैसा भी डिजास्टर, आप उसमें ये पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, जनरल पॉइंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा था, वीडियो पॉज करके आप इसमें से अपने हिसाब से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरा याद करना है, 2-3 जो जिसको जो अच्छा पॉइंट लगे वो इसमें से नोट डाउन करिएगा। ये जो था इसी को मैंने बड़ा करके यहां लिख दिया। आगे चलते हैं। क्लीन अप बिगिंस ऑन केरला बीच। तो अभी क्या हुआ था कि एक कंपनी थी केरला में, त्रवनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स। तो इसने क्या करा, इसने ऑयल फैला दिया नदी में। तो अभी ये लोग साफ कर रहे हैं अपने लिए। बस इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, वैसे नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि, लेकिन बाई चांस ऑयल स्पिल हुआ है। जब भी ऑयल स्पिल होता है तो बहुत ज्यादा खतरे की घंटी मानी जाती है। जो समुद्र में रहते हैं उनके लिए माइक्रो जो भी हैं माइक्रोब्स वगैरह, तो याद रखेंगे त्रवनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स, यहां से ऑयल स्पिल हुआ है इन केरला। 3 मेंबर की कमिटी है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। हाईकोर्ट अलाउ माइनर टू एंड प्रेगनेंसी। तो एक ये मैं आपको कल भी बताया था। तो अभी एक माइनर थी लड़की, तो वो रेप विक्टिम थी। तो वो 28 वीक की प्रेग्नेंट थी। तो आपको पता है, मैंने कल आपको समझाया था कि एमटीपी जो क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये क्या बोलता है कि अगर 24 वीक से ज्यादा कि अगर आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहते हो तो कम से कम 2 डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी। मैं आपको कल समझाया था। और 20 से ज्यादा वीक की प्रेगनेंसी है, 16 से 20 वीक की प्रेगनेंसी है, तो 1 डॉक्टर की परमिशन चाहिए। तो ये तो 28 वीक की थी माइनर लड़की, 16 साल की है मात्र, बताइए। अब मतलब लोग कैसे हैं यार, छोड़। तो हम अपने इस पे फोकस करते हैं। तो 16 ईयर की एक यंग चाइल्ड थी, उसका रेप सर्वाइवर, तो उसके 28 वीक्स प्रेग्नेंट थी। तो अब हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है कि आप इसकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, सबसे मतलब ओल्डेस्ट है जिसमें ऐसा हो पा रहा है, लीगली परमिसिबल पीरियड। और इसमें एक और चीज लिखती थी, ओल्डेस्ट टू बी क्लियर्ड, ये पहली बार हुआ है कि इतने ओल्ड को हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और ये जो रेप विक्टिम का जो ये केस है, किस एक्ट के थ्रू काम करता है, तो याद रखेंगे हम पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट कुछ कहाँ लगता है, जब भी किसी भी चिल्ड्रन से कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है किसी भी चिल्ड्रन के खिलाफ, तो इसकी फुल फॉर्म ही याद रखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। कभी भी किसी चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होगा, वहां आप पॉस्को का नाम जरूर सुनेंगे। तो याद रखेंगे पॉस्को एक्ट किससे रिलेटेड है, तो चिल्ड्रन ऑफेंस से रिलेटेड है, चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस से। आगे चलते हैं। 16 करोड़ ड्रग इज द ओनली ऑफ सर्वाइवल। अब ये एक ऐसा ड्रग है जो 16 करोड़ रुपए का एक ड्रग आता है।
एक दवाई आती है 16 करोड़ की। तो याद रखेंगे किसके लिए, एक जीन थेरेपी होती है, क्या प्रॉब्लम के लिए, स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी। याद रखेंगे SMA शॉर्ट फॉर्म है टाइप 1। टाइप 1 ये एक जेनेटिक डिसीज है। पहली चीज तो आपको नाम याद रखना है, स्पाइनल मस्कुलर ऑटोट्रॉफी टाइप 1, जो एक रेयर जेनेटिक डिसीज है। और इसकी दवाई का नाम इन्फ्यूजन ऑफ जॉगलेनेस्मा। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉगलेनेस्मा। ये 16 करोड़ की दवाई एक आती है। और इसकी दवाई पता कैसे मिलती है, ये US से आती है। और क्या कहते हैं, 2 वीक में एक बार इसका ऑक्शन होता है, और जो लक्की होता है उसको ये दवाई दी जाती है। तो बताइए, अभी इतना मतलब महंगी दवाई है यार। और कम से कम कर्नाटक में 200 लोग इससे डायग्नोस पाए गए हैं। अब देखिए कैसे इनको दवाई मिलती है। तो अपने यहाँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो SMA टाइप 1 और कौन सी दवाई है उसका नाम। आगे चलते हैं। चाइना पुल्स BBC वर्ल्ड न्यूज ऑफ एयर फॉर कंटेंट वायलेशन। ये तो कुछ बस आप याद रखिएगा कि चाइना कैसे काम कर रहा है, कभी एग्जाम में लिख सकते हैं कि उधर राइट टू स्पीच का तो कुछ है नहीं, उन्होंने BBC को भी बोल दिया कि आप वायलेट कर रहे हो। पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी है, उसका नाम याद होना चाहिए, तो बाबर। प्लीज रिमेंबर, बाबर क्रूज मिसाइल किससे रिलेटेड है, तो पाकिस्तान से, और कुछ नहीं जानना है। वैसे भी ऐसे लोगों का नाम ये रखते हैं, बाबर, हुमायूं, जो भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। तो बाबर क्या है कि एक मुस्लिम नेम है, तो इसलिए नाम रखते हैं बाबर। और इनकी जो और भी मिसाइल हैं, तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि बाबर अगर पूछता है किससे रिलेटेड है, तो कोई मुस्लिम कंट्रीज होगी, उसी ने इसका नाम रखा होगा। आगे चलते हैं। सो आज की न्यूज़ सारी कंप्लीट हो गई। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब मैं लेक्चर अच्छे से स्टैटिक न्यूज़ भी कवर कर रहा हूँ, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं कवर करूँगा, वरना मैं छोड़ दूंगा, मैं उसी पे आ जाऊँगा पुराने पे, बस समझाने पे न्यूज़पेपर को। और जितने लोग हो सकें यार, प्लीज़ फॉलो मी। तो आप लोगों का उधर फायदा है, हम कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा, प्लीज़ फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम टू गेट द PDF. Please follow it. So take care. Bye bye.